back to our list. So today we are going to start a new chapter, and a fresh chapter, and an important chapter, perspective of both as well as for me. अगर कोई बच्चा NLM न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को नहीं पढ़ता है, स्किप करके जाता है और वो बाकी सभी चैप्टर्स को पढ़ के जाता है, तो आपको गारंटी कर रहे हैं कि उसका मार्क्स, बिकॉज एनएलएम एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कनेक्टिव चीज है जो हर चैप्टर के साथ इसका कनेक्शन को देखने को आपको मिलेगा। इवन क्लास 12 में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन आपको वहां के सवालों में भी देखने को मिलेगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आज स्टार्ट होने जा रहा है। इसका सिलेबस काफी बड़ा है। अगर एनसीईआरटी आप देख रहे होंगे तो काफी छोटा है। आपके सामने सबसे पहले हम इसका कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको 1 बाय 1 सारे वीडियोस एक एक करके मिलता जाएगा। पहला जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज पॉइंट मास। दूसरा टॉपिक है इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, फिर है न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर न्यूटन सेकंड लॉ, फिर फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। जितना आप जानते हो उससे जितना ज्यादा जानेंगे आप कंटिन्यू भी बने रखते हैं। फोर्स के बारे में जानना, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस जानना है, न्यूटन थर्ड लॉ फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर पढ़ना है थोड़ा और नया प्रोस्पेक्टिव से चीजों को हमें देखना होगा। इम्पल्स पढ़ना है, इम्पल्स एक नया टर्म है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है, फ्री बॉडी डायग्राम हमें देखना है। फ्री बॉडी डायग्राम एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन मैकेनिज्म इन मैकेनिक्स वी यूज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल आप आगे आने वाले जितने टॉपिक से देखना। जैसे कि पहला टॉपिक है 13 नंबर टॉपिक इन 12 के बाद, लेकिन FBD का यूज है क्या है, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। लिफ्ट में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको हल्का फील होता है या वेटी फील होता है, या नीचे की तरफ आते हैं कि हल्का फील होता है कि वेटी फील, ये सब लिफ्ट पर जो मोशन होता है उसका। फिर हमको निकालना होगा एक्सेलरेशन, ध्यान से लिखिएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कब, इक्वेशन दिया हुआ ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस टाइप का सरफेस में जब बॉडी मोशन करेगा तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। और फिर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन मतलब कुछ एंगल बना करके सरफेस रहेगा, उस पर मोशन होगा, उस समय एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन एफबीडी का यूज बिना एफबीडी का। फिर मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, आप मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये दोनों को हम कांटेक्ट करा दिए, दोनों को साथ में मोशन करा रहे हैं, उसको स्टडी करना है। क्लियर है कि नहीं? मोशन ऑफ ब्लॉक इन कांटेक्ट। आगे है मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड बाय। अब ये मोशन ऑफ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक है, अब कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, रस्सी से बांध दिए, और उसका मोशन हम बात करेंगे। लेकिन दो टाइप का रस्सी होगा, दो टाइप का स्ट्रिंग होगा यहाँ पर, एक होगा मासलेस स्ट्रिंग, दूसरा होगा आपका मैसिव स्ट्रिंग। कभी कभी सवाल में बोल देता है कंसीडर दिस स्प्रिंग एज मासलेस, मतलब मास नहीं है स्प्रिंग का, ऐसा मान। और कभी कभी एडवांस लेवल के सवाल में जाएंगे तो मैसिव स्प्रिंग दे दिया जाता है, एडवांस। ये मेंस में मासलेस स्प्रिंग तक ही पूछा जाता है। तो पहले ही कंटेंट्स क्लियर कर लीजिए कि किस लेवल तक हम पढ़ रहे हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक हमारा पुली, एक पुली होगा, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स को जो है एक के साथ एक लटका दिया जाएगा और उनके मोशन को आपस में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। आपको पता होगा बैलेंस मतलब जिसमें आप वेइंग करते हैं, तो स्प्रिंग वाला भी एक बैलेंस आता है, और जो फिजिकल बैलेंस पुराने जमाने में जो वजनदारी जिसको बोलते थे, वही क्या बोलते थे, वजनदारी ही बोलते थे ना, तो वही थी मतलब फिजिकल बैलेंस जो पुराने जमाने में, तो उसको भी देखना है। और कोई चूना कैसे लगाता, कोई कस्टमर को चूना कैसे लगाता दुकानदार, उसको भी यहाँ देखना है। मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन लॉ, ये जो 3 लॉ आपने पढ़ा ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसमें मॉडिफिकेशन भी हुआ है बाद में जाकर के, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? फिर चलेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है इसका फ्रिक्शन, यहां से शुरू करेंगे। फ्रिक्शन अलग से हम एक चैप्टर बना करके पढ़ेंगे, बढ़िया। क्लियर है? इसी चैप्टर का हिस्सा है एनसीईआरटी के हिसाब, लेकिन अलग से चैप्टर बना के इसको पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, तीनों को हम देखेंगे एक एक करके। फिर आपका सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा, जो कि आपका ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो जो सर्कुलर मोशन था हमने ये बात पढ़ा बोल के उसमें पढ़ाया कि आप यहाँ लिमिटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहां जाके इसको एलाबोरेट करेंगे, तो इसी चैप्टर में सर्कुलर मोशन एलाबोरेट बाय द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। और एनसीईआरटी भी कहता है ये 2 एग्जांपल पढ़िए। कार ऑन अ लेवल रोड,
जब एक लेवल रोड में कार चलता है उस समय का सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, और फिर कार ऑन अ बैंक्ड रोड, अगर कार चलते चलते टिल्ट हो गया, इस तरह से बैंक्ड हो गया है, मतलब टिल्ट होकर के जब कार चलता है तब का वो सिचुएशन है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज द कंटेंट। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए। फ्लो ऑफ स्टडी भी हमारा यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें फास्ट करना होगा, बस सिलेबस बहुत बड़ा है, साथ में प्रॉब्लम्स भी बनाते हुए चलेंगे। हमने बीच बीच में न्यूमेरिकल्स नहीं लिखा है, बट आपको बता दें, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सवाल अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप अधूरा पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल भी बीच बीच में हम लाते रहेंगे टॉपिक्स के हिसाब से, जो टॉपिक हो जाएगा उसका न्यूमेरिकल हम लाएंगे। तो चलिए, आज का सेशन इंट्रोडक्शन का सेशन है, और इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, ये छोटा सा चीज पॉइंट मास को कवर करेंगे, इनर्शिया को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि लीनियर मोमेंटम हो जाए, अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट क्लास लेंगे, लेकिन हमारा टारगेट अभी फिलहाल पॉइंट मास और इनर्शिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास जानने से। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए फ्रॉम पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है पहले भी हम ऑलरेडी जान चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में कई बार सवाल जवाब बनाएंगे तो लिखा रहेगा आप पॉइंट मास ऑफ, तो समझना पड़ेगा पॉइंट मास क्या है। पॉइंट मास का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। बहुत छोटा साइज का है, और इसके साइज के कंपैरिजन में इन्होंने मोशन काफी ज्यादा कर दिया, मतलब हम भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अगर हम अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना ट्रेवल कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उसके कंपेयर में देखा जाए तो। लेकिन एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन में हम कितना ही चले, लेकिन पूरे लाइफ टाइम को अगर हम कंसीडर कर लें, इन माई होल लाइफ टाइम हम जितना मूवमेंट करेंगे, हम उस टाइम के कंपैरिजन में हमारा जो साइज है, जो डिस्टेंस हमने कवर किया, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में होल लाइफ में जितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारा साइज काफी स्मॉल हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बोलना चाह रहा है, समझ में आ रहा है, किसी एक दिए हुए टाइम पर और गिवन टाइम अगर वो काफी ज्यादा मूवमेंट करता है, काफी ज्यादा मूवमेंट करता है इन कंपैरिजन टू इट्स ओन साइज, समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो ये हो गया पॉइंट। इस पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, रेयरली दिख रहा होगा, इस बोर्ड, ये बोर्ड उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस, बोर्ड में ये पॉइंट को अगर बोल दे पॉइंट, एक काम करो इस पूरा बोर्ड को घूम के आओ, काफी ज्यादा समय लेगा, मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इसके साइज के हिसाब से, बोल दे पॉइंट। लेकिन ऐसा एक्चुअली में कुछ होता है क्या? एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, बस प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है कि भाई आप ऐसा मास का यूज कर रहे हो जो मासलेस है, ऐसा ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो जिसका कोई मास पॉइंट। आगे बात, ऑब्जेक्ट विथ जीरो डायमेंशन कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास, कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, जिसका कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, कुछ भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट। सिंपली इसीलिए ये बात को लिख दिए, पॉइंट मास इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ओनली। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास कहीं लिखा हुआ है तो बस न्यूमेरिकल को सिंपल बनाए रखने के लिए ये पॉइंट मास कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होता है। काफी छोटा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है को कंसीडर करना बहुत टफ। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है कि ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम न्यूमेरिकल्स में आगे जाके यूज करेंगे। पॉइंट मास समझते हैं, आ गया है। चलिए अब इनर्शिया को समझते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनर्शिया है, तो एकदम प्रॉपर डेफिनेशन हमने लिखा है, एक एक बात का मतलब। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय देयर ओन इज कॉल्ड। बहुत लंबा लिखा है, मतलब आपने बचपन से ये सीखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहने का ट्राई करता है, अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने का ट्राई करता है। ये इनर्शिया तो करेक्ट। यहाँ पर कई बातें ऐसा लिखा हुआ है, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी बॉडी। दुनिया में कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका ये प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? इनहेरेंट प्रॉपर्टी।
इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंटरनल, अंदर, बाहर से ये नहीं दिखता लेकिन है उसके अंदर समाया। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिस कारण से दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, जिस कारण से वो अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अब वो स्टेट क्या है? हो सकता है वो ऑब्जेक्ट कहां पर, किस पर हो, किस तरह से हो, रेस्ट पर हो। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो अपने इस रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। यहां पे लिखा हुआ है बाय देयर ओन, खुद से नहीं कर सकता है, कोई और आके उसका स्टेट को चेंज कर। समझ में आ रहा है? लास्ट क्या लिखा हुआ है? बाय देयर ओन। कोई भी बॉडी अपना स्टेट, अगर वो रेस्ट पर है तो उस रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, उसको मोशन पे नहीं लेके जा सकता है खुद से, बाय देयर ओन। कोई और आगे। और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो भी खुद से अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। यहां पर ये लिखना क्यों जरूरी है? इन स्ट्रेट लाइन अभी हम समझा देते हैं एक जगह। तो पहले ये बात समझ में आ गया, स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद से चेंज नहीं कर सकता है और स्टेट ऑफ मोशन को खुद से चेंज नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा हुआ है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलने का कोशिश करता है। मतलब आप टाइप ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं। आप कितने टाइप के इनर्शिया को जानते हैं? सर बोले सर यहाँ पर स्टेट के बारे में बात हो रहा है, दो स्टेट के बारे में बात हो रहा है। एक स्टेट तो क्या है? रेस्ट, माने इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है सर मोशन के बारे में बात हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। सर जो ऑब्जेक्ट चल रहा है ना वो सर चलते रहने का कोशिश करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर एक बॉल रखा है, हमने एक स्ट्रिंग के हेल्प से यहाँ पर आप लोग को बोले थे कुछ लोग तो तैयार किए केमिस्ट्री के क्लास। चलिए जान लीजिएगा, एक स्ट्रिंग के हेल्प से हमने एक बॉल को टांगा, हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं बॉल को, क्लियर? तो ग्रेविटी की वजह से नीचे इस तरह से होल्ड किया। अगर हम इसको सर्कुलर मोशन कराएं, ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन कराते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको सर्कुलर मोशन कराते हैं। ये हमने कराया सर्कुलर, तो दिख रहा है सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। अब इस चीज को अगर हम आपसे थोड़ा देर के लिए पूछे कि इस तरह से मोशन हो रहा, जब पार्टिकल यहाँ पर था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो जरा बताइए इसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलो। आगे आगे, अगर हम यही सिचुएशन पर ध्यान से देखिएगा, अब फिर से ध्यान से देखिएगा, ये फिर से हमने ये क्या किया, अगर ऐसे किसी भी एक सिचुएशन पे हम अगर इसको छोड़ते, सर्कुलर मोशन में से घूमता जाएगा। नो, अगर इस पॉइंट पे रिलीज हुआ है तो ये सीधा मूव कर जाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर किसी भी पॉइंट पे हम रिलीज कर दे, इस पॉइंट, ये मूव करके इधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा? वो सीधा चला जाएगा। इस पॉइंट पे अगर रिलीज कर दे तो वो इधर चला जाएगा, अगर इस पॉइंट पे रिलीज कर दे तो वो इधर चला जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? खुद से ये चेंज नहीं कर सकता, इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीपली लेके चले, मतलब टाइप ऑफ इनर्शिया आपको आगे जाकर के पढ़ना हो। इनर्शिया जो है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेस्ट का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? आफ्टर न्यूटन फर्स्ट।
न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। चलिए, तो इनर्शिया क्या है ना सर? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया आप मेजर नहीं कर सकते, ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं है? ये बात यहाँ लिखा हुआ है। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ओनली अ प्रॉपर्टी। ये सिर्फ और सिर्फ एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जो कि हर ऑब्जेक्ट में होता है और एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इट इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which depends on the mass of the body। इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है? मास क्या है बॉडी, मास क्या है? अगर आपसे पूछता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी, इस बात पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है मतलब वो इनर्शिया ज्यादा रखता है। ये सभी इनर्शिया ज्यादा रखते हैं। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, ज्यादा इनर्शिया, रेस्ट वाला इनर्शिया ज्यादा। मोशन पर है तो मोशन पे ही रहने का कोशिश करेगा। जितना ज्यादा मास इनर्शिया उतना ज्यादा है, चाहे वो रेस्ट वाला इनर्शिया हो, मोशन वाला हो, चाहे वो डायरेक्शन वाला। क्लियर है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? ये मास पर डिपेंड करता है और हर बॉडी का एक है। आगे बात, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है तो मेजर नहीं करना है तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। इनर्शिया हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, का कोई भी यूनिट और डायमेंशन। क्लियर है कि एक सिचुएशन यहाँ लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि आगे जाकर के इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास है, दो बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा, दो बॉडी है। ये एक बॉडी है m मास, एक और बॉडी है सेम मास। क्लियर है कि for two bodies of equal masses, one in motion and another at rest, एक किस पर है? मोशन पर है, मान लेते हैं वेलोसिटी v दे, और ये दूसरा वाला जो है किस पर है? रेस्ट पर है। क्लियर है कि नहीं? आगे बोल रहा है possesses same inertia because it is a factor of mass। possess same inertia, अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास क्या है? सेम। एक मोशन पर है और एक रेस्ट पर है, तो आप सोचिएगा दोनों पर अलग अलग इनर्शिया लगेगा? नो, दोनों पर इनर्शिया सेम रहेगा। बस इतना कहेंगे कि मोशन पर है तो हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, और रेस्ट पर है तो हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन इनर्शिया दोनों का ही क्या होगा? सेम। क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इट इज अ फैक्टर ऑफ मास। ध्यान रखिएगा, एंड आगे लिख दिए हैं एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन दी वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, मास पर डिपेंड करता है। ज्यादा मास तो इनर्शिया ज्यादा, कम मास तो इनर्शिया कम। वेलोसिटी कितना भी ज्यादा हो, वेलोसिटी कितना भी कम हो, रेस्ट पर हो, इधर भी घूम रहा हो, कोई मतलब नहीं, मास पर डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो इनर्शिया अगर आपको आ गया है, हम डिटेल में हमने जैसे कि बोला इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे आफ्टर न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो अब हमें पढ़ना चाहिए लीनियर मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो हम आगे बढ़ा, ध्यान दीजिएगा। लीनियर मोमेंटम हमें समझना, जनरली हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम का मतलब ये है कि मोमेंटम अगर स्ट्रेट है, ठीक है, तो क्या है? देखिए, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बचपन से पढ़ता है, अरे आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें इसको फील लेना है कि असल में है क्या मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी का मोशन है, इसे ही क्या कहते हैं? मोमेंटम। अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो बॉडी कितना मोशन एक्वायर करके रखता है। अरे मास तो है ही उसके अंदर, और उसके पास वेलोसिटी कितना है। अगर मास और वेलोसिटी मिल जाए तो साथ में चलेगा ना। मोशन के बारे में बात हो रहा है, समझ पा रहे हैं? और कितना क्वांटिटी का मोशन कोई बॉडी एक्वायर कर रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? आप लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। एक्चुअली फील लो, समझ में आ रहा है? दिल से पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फॉर्मूला तो 2 मिनट की बात है ना, मास इनटू वेलोसिटी। एक्चुअली मोमेंटम क्या है? लिनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन
द बॉडी, बॉडी में कितना मोशन कंटेंट, ये इसका मतलब है कि आप समझ पा रहा है, बोलेंगे तेरा मोमेंटम। तो तेरा मोमेंटम का मतलब क्या निकालने हम बोल रहे, समझ पा रहा है, तेरे अंदर कितना मोशन है, ये मास तो वेलोसिटी, वो आगे जाकर के मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूलेट है। और कोई बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन, it is a force required, it is a force required to stop a body in unit time। एक बॉडी है जो मोशन में, ठीक है, ये बॉडी मोशन में है, कितना फोर्स लगा करके इस बॉडी को आप स्टॉप करोगे इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब मान लीजिए 1 सेकेंड में इसको स्टॉप है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं सर, इस बात को होल्ड रखते हैं, अभी 2 मिनट में, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला चाहिए होगा तो पहले फॉर्मूलेट कर, ठीक है, ठीक है। इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, क्लियर है क्या? इट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मान लीजिए कि एक मास है, बॉडी का मास, और ये इस इक्वेशन में ही वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस पर होगा क्या, मोमेंटम। किसी भी बॉडी में मास और वेलोसिटी दोनों होने का मतलब क्या है, उसके अंदर मोशन है, और मोशन कैसे निकलता है, मोमेंटम से, मास इनटू। तो हम मोमेंटम को क्या लिखते हैं बच्चों, जानते हैं, ई वेक्टर, मास के जगह वेलोसिटी की जगह वी वेक्टर। मास इज नॉट अ वेक्टर, इक्वल टू एम भी, ध्यान रखिएगा। तो पी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है, इधर होता है डायरेक्शन, जिधर वेलोसिटी है उधर ही मोमेंटम, क्योंकि मास के पास तो कोई डायरेक्शन, यहाँ लिख रहा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेलोसिटी जिधर है, मोमेंटम उधर ही, क्लियर है कि नहीं? मतलब मोशन उधर ही, मोमेंटम का मतलब मोशन एक्वायर्ड, मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, बार बार बोलते ताकि आप क्लियर है कि नहीं। और छोटा सा तो बात है, यूनिट को मेजर कैसे करेंगे सर, मेजर कैसे करेंगे, यहाँ मास दिख रहा, मास मतलब हो गया, वेलोसिटी दिख रहा मतलब मीटर पर, तो केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका एसआई। सीटीएस यूनिट लिख सकते हैं, तो केजी की जगह सर ग्राम लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेकंड का तो सेकंड ही लिखेंगे। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन यूनिट से डायमेंशन आराम से बना सकते हैं हम लोग। केजी दिख रहा है मतलब मास है, मीटर दिख रहा है मतलब लेंथ है, सेकंड दिख रहा है मतलब टाइम है, अरे टाइम नीचे है लेकिन -1 करना होगा, MLT-1 इसका डायमेंशन होता है। ये छोटा छोटा बात था जो डिस्कस हम कर, अब वापस आ बात कर सेकंड पॉइंट उसने लिखा था, क्लियर है बात। यहाँ फोर्स के बारे में बात हुआ बच्चा, थोड़ा फोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं, आगे जाकर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आया है तो हम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर हम समझने का कोशिश करें। डू नो दैट व्हाट इज फोर्स? तो सर फोर्स हमने पढ़ा है बचपन में, क्लास 9 में पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा देर के लिए इस फॉर्मूला का यूज करने दीजिए कृपया, ताकि हम इसको समझा। हमने अभी ये चीज नहीं पढ़ा है, हमें पता सेकंड लॉ से ये दिखे, लेकिन हमें यहाँ समझाने के लिए इसका जरूरत है, क्लियर है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगता है तो वो बॉडी वेलोसिटी में चेंज कर देता है, तो वेलोसिटी में जैसे चेंज होगा एक्सेलरेशन आता है। और डिटेल में बात करें, क्या हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, चलो मैग्नीट्यूड के वाइज बात करते हैं, मतलब नहीं है डायरेक्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम, एक्सेलरेशन क्या, v माइनस वी बाई टी लिख सकते हैं। अरे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v इन टाइम, क्लियर है। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, f इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम वी बाई टी बाई एम वी बाई टी माइनस एम यू बाई टी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। तो एम वी बाई टी का मतलब क्या है, एम वी क्या है, फाइनल मोमेंटम है ना, एंड दिस इज
इनिशियल मोमेंटम नो आगे ले रहा है। और इस p को अगर इधर लेके आ जाए तो फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा सर p2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम p1। वेक्टर दे दें, यहाँ पर भी वेक्टर दिक्कत है तो बताओ, ये दिक्कत है तो दिख रहा है चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम दिख रहा है। अब डेफिनेशन का कोई बॉडी क्या है मोशन पर, अगर कोई बॉडी मोशन पर है मतलब इसके पास मोमेंटम। आप इस बॉडी को इधर ऐसा चल रहा था, इसको आप इधर से रोकेंगे मतलब क्या लगाएंगे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे क्या लगाएंगे इधर से फोर्स लगाएंगे और इसका मोमेंटम को जीरो करेंगे। जब ये बॉडी यहाँ था, यहाँ से चल करके आगे जा रहा था, मान लेते हैं चलते चलते यहाँ आया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यूनिट टाइम बोला है ना, 1 सेकेंड में ये बॉडी यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस समय इसका मोमेंटम कितना है, मान लेते हैं mu इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ जब जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m भी हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आप फोर्स लगा के इसको रोक ही दोगे तो ये पूरा m भी क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, रोक दीजिए यार, स्टॉप कर दो, तो वेलोसिटी जीरो मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो। जरा इस जगह में फाइनल मोमेंटम जीरो बैठाओ तो क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू मोमेंटम आ जाएगा। सिनेरियो के लिए क्या आप इसे लिख सकते हो फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बस -2 बना रहा था, इससे क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा यही ना, चलो लिख देते हैं लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो यहाँ लिख रहा है फोर्स इक्वल टू p/t, क्या लिख सकते हैं इस फिगर। अब देखो इट इज linear momentum, linear momentum, linear momentum, linear momentum is measured in terms of force, in terms of force, linear momentum is measured in terms of force required to stop the body in unit। अरे यूनिट टाइम यहाँ पर t equal to 1 बैठा, t था ना 1 सेकंड बैठा, कितना गया इक्वल टू t आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन कब आया, जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर फोर्स लगा के इसको स्टॉप कर रहे हो, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इन यूनिट टाइम। समझ मारा, यूनिट टाइम पे आपने इसका मोमेंटम को सीधा क्या कर दिया mu से जीरो कर दिया। कब हुआ ये जीरो, जब आपने इधर से फोर्स लगाया, ये फोर्स किसके बराबर होगा, जो चेंज इन मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, पहले जो था मोमेंटम वही रह गया क्योंकि बाद में तो जीरो कर दिया। तो बोल रहा है मोमेंटम कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यहाँ समझाने का बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत कब समझ में आ रहा है तो ये आपको कब समझ में आएगा जब आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए लीनियर मोमेंटम के बारे में यहाँ ये सब बातें समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m into v, डायरेक्शन किधर होता है, जिधर वेलोसिटी उधर ही लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट हम करते हैं। क्लियर हो चुका है, कुछ और बातें डिस्कस करेंगे तो हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा तो हम ये करेंगे सवाल में याद, जैसे कि नहीं याद था, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, दो बॉडी और दोनों का मास डिफरेंट, दो बॉडी लिया, एक बॉडी का मास हमने एक बॉडी लिया उसका मास लिया, if two bodies of different masses have same momentum, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम, तो मोमेंटम अगर सेम है तो इसका वेलोसिटी जो होगा मान लेते हैं v1 है, इसका वेलोसिटी जो होगा मान लेते हैं v2 है। मोमेंटम क्या है बोल रहा है सेम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम p इक्वल, इसका मोमेंटम कितना होगा रे m1 v1, इसका मोमेंटम कितना होगा m2 v2, और दोनों का मोमेंटम बोल रहा है क्या है सेम है, सेम है मतलब कांस्टेंट। बोलो समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि लाइटर बॉडी पॉजेसेस ग्रेटर वेलोसिटी, कैसे मान ले देख, हम यहाँ इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं m डिवाइड बाई m2, क्या आ जाएगा v2 डिवाइड बाई, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपका ड्रिफ्ट खुला हुआ है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि m1 यहाँ पर ऊपर है और v1, माने जिसका मास m1 है उसका वेलोसिटी
नीचे है, इनवर्स है, और m2 जिसका मास है, जिसका वेलोसिटी v2 है, वो ऊपर है, नीचे है, ये इनवर्स। तो आप कह सकते हो मास और वेलोसिटी क्या होगा, इनवर्स होगा, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब मोमेंटम कांस्टेंट है तब। इवन मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए तब। तो यहां पर ये बात कह रहा है कि लाइटर बॉडी पॉजेस, लाइटर बॉडी जिसका मास कम पॉजेस ग्रेटर वेलोसिटी, क्लियर है, जिसका मास कम होगा जिसका वेलोसिटी तब होगा अगर दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है, मोमेंटम लेकिन। तो जो मास में कम होगा, जो हल्का होगा, जो लाइटर होगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, हमारा वो तेजी से चलेगा। अगर मोमेंटम सेम है तब, अगर मोमेंटम सेम है तब। ये बात, हल्का बॉडी का मोमेंटम, सॉरी हल्का बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट। इसका ग्राफ आ जाता है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्राफ। अच्छा, m वर्सेस इधर वेलोसिटी ले लेते हैं, इधर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पावर में कुछ क्या है, पावर में v का पावर में 1 ही तो है। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से ग्राफ बना। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ग्राफ तब वैलिड है जबकि मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कम होगा तो मास ज्यादा होता है, या मास कम होगा तब वेलोसिटी ज्यादा होता है। अब एक और है, क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन बॉडी, फॉर अ गिवन बॉडी का मतलब होता है मास कांस्टेंट। अरे गिवन बॉडी, मास क्या कर दिया तुमने, मास को कर दिया कांस्टेंट। अगर मास हो गया कांस्टेंट तो P इक्वल टू क्या होता है सर, m। इसका मतलब तुम यहां से अगर मास को कांस्टेंट कर चुके हो तो मास को हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लग जाएगा v का। तो मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा मोमेंटम उतना ज्यादा होगा अगर मास कांस्टेंट है तब। तो हम अगर यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहें उसके किसके बीच, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाए। लेकिन ध्यान रखिए ये ग्राफ वैलिड कब है, जब मास ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, फॉर डिफरेंट बॉडीज एट सेम वेलोसिटी। डिफरेंट बॉडीज मतलब मास डिफरेंट है, अरे डिफरेंट बॉडी मतलब मास डिफरेंट, लेकिन सेम वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी को तुमने कर दिया क्या रे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगेन मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, m × v होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब अब क्या होगा जानते हो, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, दो डिफरेंट बॉडीज है, दोनों का मास अलग है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें और इस बॉडी के बारे में बात करें, दोनों बॉडी का मास डिफरेंट है, लेकिन वेलोसिटी दोनों का सेम है। अगर वेलोसिटी दोनों का सेम है तो आपसे पूछ रहे मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ग्राफ ही पूछा जाता है, इसलिए हमने तीनों सिचुएशन के लिए ग्राफ बना दिया। अब इसके किसके बीच ग्राफ बनाएंगे हम, P वर्सेस m, मतलब मोमेंटम वर्सेस मास। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये कब होगा, जब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मास बढ़ाते जाओ मोमेंटम बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं। तो लीनियर मोमेंटम में हम यहीं तक आज का क्लास को रखेंगे, और ये टॉपिक फिर से स्टार्ट होगा आपका जब हम न्यूटन सेकंड लॉ, इनर्शिया, सॉरी फर्स्ट लॉ के बाद हम इनर्शिया पढ़ लेंगे, लेकिन सेकंड लॉ में फिर लीनियर मोमेंटम का यूज हम करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार देखिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो रिवर्स कर, फिर कह रहे हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक करके हुए जाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।